इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था, अभी फिनिश करना बाकी है उसे। और हमने देखा था गांधी जी का ये मानना था कि ब्रिटिश जो है अभी तक रूल इसलिए कर रही है इंडिया पे क्योंकि हम उसे कॉपरेट कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर हम कॉपरेट करना बंद कर दें ब्रिटिश के साथ तो ब्रिटिश का रूल ख़त्म हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते जहाँ तक हमने पढ़ा था। तो हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला पार्ट पढ़ लिया था जो उसकी इंट्रोडक्शन है। नाउ आज हम देखेंगे पार्टिसिपेंट्स को लेके। पार्टिसिपेंट्स कहने का मतलब है कि कई बार ये एग्जाम में पूछ देता है कि ऐसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर तो पहले ही पूछा जा चुका कि पार्टिसिपेंट्स कैसे थे, लाइक किन किन क्लास से आ रहे थे, अर्बन एरियाज से किस तरह की पार्टिसिपेशन थी, विलेज एरिया से किस तरह की पार्टिसिपेशन थी, इन सब पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग तरह की मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से लोग नॉन कॉपरेट मूवमेंट का पार्ट बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाउन से। अगर हम टाउन की बात करें तो टाउन के अंदर जो मूवमेंट को लीड किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, वो थे मिडिल क्लास। और यहाँ पे किस तरह मूवमेंट को आगे लेके बढ़ाया जाता है टाउन के अंदर कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ देते हैं, टीचर्स रिज़ाइन कर रहे हैं, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ रहे हैं। एट द सेम टाइम जो काउंसिल इलेक्शंस होते थे, ठीक है, लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होते थे उनको भी बाइकआउट किया जा रहा है। सिर्फ एक एग्जांपल है यहाँ पे मद्रास का, जहाँ पे जो लीडर्स हैं वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अदरवाइज आप जहाँ भी देखोगे तो ओवरऑल इंडिया के अंदर काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट किया जा रहा था। मद्रास में जस्टिस पार्टी है जो सिर्फ क्या करती है, काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ फॉरेन गुड्स की, तो फॉरेन गुड्स मतलब जो बाहर से आ रहे हैं, ब्रिटिश के जो कपड़े आते थे उन सबको बाइकआउट किया गया। लेकर शॉप्स को जला दिए गए, फॉरेन क्लोथ्स को जला दिए गए, और उसके साथ साथ हम अपनी जो इंडियन कल्चर है उसको प्रमोट करने का भी काम करें। जैसे कि उनको सेटअप किया जा रहा है, खादी जो है हमारा जो इंडियन कपड़ा है उनको हम पॉपुलराइज कर रहे हैं। अब देखोगे इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि हम मूवमेंट कर रहे हैं कोई इम्पैक्ट नहीं है। यस, इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा कि 1921 से लेके 1922 के बीच में जब ये मूवमेंट पीक पे था तो ये इम्पोर्ट जो है ना ऑलमोस्ट हाफ हो गया था। तो जब इम्पोर्ट नहीं होगा, लाइक मतलब क्या नाम चीज़ें, जब और जो मर्चेंट्स हैं वो फॉरेन ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। मर्चेंट मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे फॉरेन गुड्स और फाइनेंस और फॉरेन ट्रेड में। क्यों? क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है इसकी वजह से। तो काफ़ी नुकसान हुआ था इकोनॉमिकली अगर हम देखें ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ना कुछ केस हैं जो हमें ध्यान रखनी है, हालांकि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बस फॉर सेक ऑफ नॉलेज आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं बात करूँ प्लांटेशन वर्कर्स ने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो प्लांटेशन वर्कर का ऐसा था कि एक एक्ट थी, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के अंदर ये था कि जो भी प्लांटेशन, समझ लो कि जब एक ही बड़े एरिया में ना एक ही तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उसको हम प्लांटेशन कहते हैं। और ये ब्रिटिश के टाइम में असम में बहुत ज़्यादा पीक पे था, हालांकि अब भी होती है, ऐसा नहीं। तो असम के अंदर हम देखते हैं कि जो इस जो जिसने इस एक्ट के अंदर क्या था कि जो भी वर्कर्स हैं वो फील्ड को छोड़ के नहीं जा सकते बिना ऑनर के परमिशन से। बिना बिना ऑनर के परमिशन का, परमिशन उन्हें मिलती नहीं थी। तो इसकी वजह से लोगों ने क्या किया, इस चीज़ का बगावत करना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ से वो नॉन कॉपरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल हो गया आपका असम का। उसी तरह से अगर आपको मैं बताऊं ट्राइबल्स का केस, तो ट्राइबल्स का केस आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। जो ट्राइबल का केस है वो आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। ये जो ट्राइबल की जो मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ट्राइबल्स के थ्रू जो होती है, इसको लीड कर रहे होते हैं अल्लूरी सीताराम। जो अल्लूरी सीताराम है, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स आप अपने जहन में रख लो कि जो अल्लूरी सीताराम है ये क्लेम करते हैं कि इनके पास स्पेशल पावर्स है। जैसे कि मतलब ये भविष्य देख सकते हैं, साथ साथ जो लोग परेशान हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इनके पास हीलिंग पावर्स भी है। इनका ये भी मानना था अगर गोली भी लग गई तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो इनके फॉलोअर्स थे, जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल्स जो इनको फॉलो करते थे, वो इन्हें भगवान का अवतार मानते थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो गुडेम हिल्स थी आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पे एक मिलिटेंट मूवमेंट जिसको गोरिल्ला वॉर भी कहते हैं, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मूवमेंट को लीड किया।
जो गोरिल्ला मूवमेंट है, गोरिल्ला मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि हम छिप छिप के लड़ाई करते हैं, आमने सामने लड़ाई नहीं होती है, मार दिया फिर पीछे भाग गए, फिर मार दिया पीछे भाग गए, इस तरह की मूवमेंट को ना हम क्या कहते हैं, गोरिल्ला, इस तरह की वॉर को हम गोरिल्ला वॉर कहते हैं। तो ये हमें 1920s में हमें देखने को मिलता है। ये स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे, आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। नाउ अब यहाँ पे क्या ट्राइबल्स जो है वो किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ट्राइबल्स क्या है, जैसे पहले क्या था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने ये मना कर रखा था कि कोई भी इंडियंस जो है वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं, चाहे वो फ्रूट्स को इकट्ठा करने के लिए जा रहे हो, उसके साथ साथ या फ्यूल वुड जो जैसे वुड वगैरह जो लकड़ी वगैरह जलाने के लिए चाहिए होता है, उसके लिए भी आप नहीं उसके लिए आप नहीं जा सकते हो फॉरेस्ट। साथ साथ अगर अपने जानवर को चराना हो तो भी आप नहीं जाते हो फॉरेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी बात को मानने से मना कर दिया। अब वो जा रहे हैं, ऑल्दो द थिंग इज बैन नाउ, ठीक है, लेकिन तब भी वो क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। उसके साथ साथ देखने से गोडम रेबल्स हैं, मतलब इन एरियाज़ में, गोडम हिल्स जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहाँ के रेबल्स क्या कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन को जला रहे हैं, ब्रिटिश को मार रहे हैं। तो ये एक तरह से उनके अंदर एग्रेशन भी है ब्रिटिश के अगेंस्ट। नाउ अब हम देखते लाइक विलेज एरियाज़ में कैसा था, कंट्री साइड के अंदर हम अगर बात करें मूवमेंट तो कैसा था। तो कंट्री साइड कह लो या फिर आप कह लो कि जो विलेज एरियाज़ है, वहाँ पे हमें मूवमेंट इस तरह देखने को मिलता है कि वहाँ पीजेंट्स जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे कि एग्जांपल है अवध का केस। अवध के अंदर क्या होता है, अवध के अंदर जो पीजेंट्स की जो मूवमेंट होती है उसको लीड कर रहे होते हैं बाबा रामचंद्र। ये रहे बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र जो है मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। और ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट है, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं, जिसके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं और जिसके अंडर क्या करते हैं, बहुत सारे पीजेंट्स काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इशू ये है कि पीजेंट्स को फोर्स किया जाता है कि बिना पैसे के वो काम करें, जिसको हम बेगार सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये बेगार सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो इसकी वजह से ना अब क्या है, पीजेंट्स जो है मूवमेंट निकाल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो अलग लोकल्स भी हैं वो भी जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एक है नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद के अंदर था कि जितने भी क्या नाम कहते हैं, लैंड ऑनर्स हैं, आप उनके ना हम बाल काटेंगे ना उनके कपड़े धोएंगे। तो ये सर्विसेज जो है लोकल्स नहीं देने से मना कर दे, किसको, लैंडलॉर्ड्स को। सिमिलरली इनकी डिमांड क्या थी, अब इनकी डिमांड ये थी कि पहले तो रेवेन्यू जो टैक्सेस इनसे लिया जाता था उनको कम किया जाए, उस तरह से बेगार सिस्टम है उनको बंद कर दिया जाए। उसके साथ जो है ऑपरेटिव लैंडलॉर्ड जितने भी हैं उन सबको बाइकआउट किया जाए। तो इन सब की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक ऊद किसान सभा बनती है, जिसके जो चीफ और कह लो एक तरह से जो फाउंडर है वो हमें दो इंपॉर्टेंट लीडर्स देखने को मिलते हैं, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो है एक सन्यासी हैं और सन्यासी रहते हैं, जो कि पहले फिजी के अंदर जो है एक इंडेंजर्ड लेबर रह चुके होते हैं, ठीक है। और यही मूवमेंट को यहाँ पे लीड करते हैं। अब बात करें तो अब जो चीज़ है वो है हमारा विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। अब मूवमेंट धीरे धीरे हम देख रहे हैं, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है 1922 तक आता है, तो ये मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो मूवमेंट को विड्रॉ करने के पीछे, मतलब मूवमेंट को ख़त्म कर देने के पीछे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दो रीज़न है, ठीक है। एक है आपका पहला कि जो मूवमेंट है वो अब वायलेंट होता जा रहा है, हर जगह आपको राइट्स देखने को मिल रहे हैं, लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं, सिविल क्या नाम कहते पुलिस और जो क्या नाम कहते प्रोटेस्टर हैं उनके बीच में भड़क हो रही है। उस तरह का इंसिडेंट होता है चौरी चौरा कांड भी कहते हैं इसको, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट है ये होता है गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर में चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो गोरखपुर में, एक गोरखपुर यूपी में पड़ता है आपका। ये मैप वर्क में भी पूछ लेते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये कब हुआ, 1922 में। और ये मूवमेंट जो है एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रीज़न है ना वो ये है कि कुछ कांग्रेस लीडर्स ऐसे थे जो फिर से काउंसिल पॉलिटिक्स में जा रहे। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो काउंसिल इलेक्शन है उसको बाइकआउट किया जा रहा था, कि जो लोकल लेवल इलेक्शंस होने वाले अब उसको लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे। लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जो कांग्रेस के थे, जैसे कि CR दास, चित्तीरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, अभी फिर से काउंसिल इलेक्शंस में जा रहे हैं। इनकी एक नई पार्टी भी बनती है जिसको हम कहते हैं स्वराज पार्टी। ये कांग्रेस के अंदर ही बनती है, लेकिन थोड़ा इनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस से, जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस है उससे अलग होती है। ये चौरी चौरा इंसिडेंट का फोटो है। कई बार ये फोटो दे देते एग्जाम में, आपसे पूछे कि ये कौन सी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने जहन में इस बात को रख लें कि इस वक्त इंडिया के अंदर सिचुएशन क्या है और वर्ल्ड वाइड सिचुएशन क्या है। ये कहीं ना कहीं कॉज भी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सबसे पहला देखो, पूरी दुनिया भर में अभी वर्ल्ड डिप्रेशन चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930s का आपने सुना होगा, डिप्रेशन ऑफ 1930s। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो रही है,
बहुत ज़्यादा कम होने के पीछे रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। तो जब प्रोडक्शन आपको पता है बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइसेस ऑब्वियस है, वो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो प्राइसेस इसकी गिरने लगेगी। तो इसकी वजह से पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है ना वो कोलैप्स हो जाता है। और आपको पता है इंडिया के अंदर मेनली लोग किस पे डिपेंडेंट थे, पहले भी थे और अब भी हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर वो कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से पीजेंट्स के अंदर एक एग्रेशन अलग है अभी। सेकंड चीज़ सॉल्ट टैक्स, एक सॉल्ट टैक्स भी रीज़न है, एक सैमन कमीशन भी रीज़न है। एक एक करके पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से हमें देखने को मिलता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो पहले देखो सैमन कमीशन क्या। सैमन कमीशन के चेयरमैन जो है वो है जॉन साइमन, ठीक है। और ये कमीशन बनती है किस गवर्नमेंट के अंदर, टोरी गवर्नमेंट, ब्रिटेन की। देखो टोरी गवर्नमेंट के जैसे हमारे यहाँ ना कभी बीजेपी की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है, वैसे इस यहाँ पे भी ब्रिटेन के अंदर भी अभी टोरी गवर्नमेंट, टोरी की सरकार है, ठीक है। इनका ये काम था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसा होना, मतलब कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, और उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर चेंज किया जाए, क्या क्या चीज़ें न्यू होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मेनली था हमारा जो साइमन कमीशन था। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर ना कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। मतलब आप इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो और इंडिया के अंदर कोई इंडियन मेंबर है ही नहीं, तो ये थोड़ा अनफेयर था और लाइक रेशनल चीज़ें भी है, लॉजिकल भी। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो हमारे लीडर्स हैं, जो लोकल्स पीपल हैं, वो इनका जो है इसका बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और यहीं पे एक क्या ना स्लोगन दिया जाता है जिसके कहते हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो इस साइमन कमीशन के अगेंस्ट में ये स्लोगन दी जाती है, साइमन गो बैक, साइमन फिर से चले जाओ, साइमन तुम चले जाओ, ये कहने का मतलब। अब देखिए होता क्या है कि सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि ये जो स्टार्ट होता है ना आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो स्टार्ट होता है सॉल्ट मार्च से। तो पहले समझ लेते होता क्या है सॉल्ट मार्च के पीछे क्या रीज़न है, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पीछे क्या रीज़न है। 31 जनवरी 1930 को 31 जनवरी 1930 को गांधी जी एक लेटर लिखते हैं, किसको, वायसरॉय इरविन को। 1930 में कौन है वायसरॉय इंडिया की, इरविन, जिसमें वो 11 डिमांड देते हैं। अब 11 चीज़ों की डिमांड करते हैं, जिसमें से मैक्सिमम डिमांड जो है ना वो जनरल इंटरेस्ट के होते हैं, मतलब सबके लिए ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जनरल इंटरेस्ट कहने का मतलब जो आम लोगों के लिए, जैसे सॉल्ट टैक्स है, सॉल्ट टैक्स सबके लिए, अमीर हो चाहे गरीब हो, इसके अंदर सब आ जाएं। कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स भी होती है, फॉर एग्जांपल जो बिजनेस क्लासेस को फेवर करे, इस तरह की कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स और कुछ जनरल इंटरेस्ट की डिमांड को जो है आगे डिमांड की जाती है इरविन से। अब उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड होती है वो होती है सॉल्ट टैक्स को एबोलिश कर दिया जाए, कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन और इसके साथ साथ गांधी जी उनको एक वार्निंग भी देते हैं, किसको, इरविन को, कि अगर आप ये हमारी डिमांड को पूरा नहीं करते देन 11 मार्च तक अगर पूरा नहीं करते तो कांग्रेस क्या करेगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगी। लेकिन इरविन जो है इस बात पे नेगोशिएट होने, इस डिमांड को नहीं मानते हैं, और इस तरह से फिर जो है गांधी जी मूवमेंट अपना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अभी देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। तो सॉल्ट मार्च में क्या था कि सॉल्ट मार्च के अंदर अगर आप देखो तो 12 मार्च को स्टार्ट होती है सॉल्ट मार्च, कहाँ से, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम है ना, साबरमती, अच्छा लिखा हुआ नीचे, हाँ ये साबरमती जो आश्रम, साबरमती गुजरात में जो आश्रम है गांधी जी की, वहाँ से ये मार्च स्टार्ट होती है 12 मार्च। वहाँ से ये जो सॉल्ट मार्च है वो स्टार्ट होती है 12 मार्च को। और गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ इस मार्च को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और 240 माइल्स जो है ट्रेवल किया जाता है, मतलब 240 जो मील है वो चलते हैं गांधी जी अपने आश्रम से लेके गुजरात के डांडी तक। डांडी एक शहर है गुजरात के अंदर, वहाँ पे कोस्टल टाउन का मतलब पानी के किनारे एक शहर है वहाँ पे। और वहाँ जाते 24 दिन तक ये मतलब ये मार्च चलती है, सॉल्ट मार्च रैली चलती है। और फिर डांडी पहुँच जाते कब, 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को जब डांडी पहुँच जाते तो वहाँ गांधी जी डिसओबे करते हैं। डिसओबे करने का मतलब कानून को नहीं मानते, किसकी कानून को, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कानून को मानने से इनकार कर देते। किस तरह से, कि अभी तक ये था कि जो कानून सॉल्ट बनाने का जो हक था और कह लो कि जो राइट था वो किसका था, सरकार का था। लेकिन अब यहाँ पे क्या गांधी जी खुद यहाँ पे सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आप लोग को यहाँ पे डिसओबे कर रहे हो, इसलिए हम इसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप कानून के अगेंस्ट जा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यहीं से सॉल्ट मार्च और कह लो
जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। नाउ हाँ, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है अगर आप देखोगे तो आप क्या क्या चीज़ें होने लगी। आप देखो सॉल्ट, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया है और इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो है क्या नाम कहते हैं सॉल्ट लॉ को क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है लोग जा रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। कैसे? अब हर जगह अलग अलग कंट्री में सॉल्ट लॉ को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, किस तरह से सॉल्ट बनाया, जैसे गांधी जी ने सॉल्ट बनाया था, दांडी में जाके अपने हाथ से ऐसे करके उठाया और सॉल्ट, और फिर सॉल्ट बना लिया, मतलब पानी में से इस तरह से उठा के, और इसी तरह उन्होंने सॉल्ट बनाया। तो सॉल्ट बनाने के बाद वो लॉ टूट गया कि वो एक कॉमन पीपल अब बना दिया, और इस तरीके से हर जगह आप देखोगे तो सॉल्ट बनने, हर जो अलग अलग जगह पे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे ना वो जैसे लाइक साउथ में जाओगे तो साउथ के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने सॉल्ट बना के जो है सॉल्ट लॉ को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ईस्ट में, वेस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सभी इसी मेथड को फॉलो करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं ना। कि अब इस दौरान हुआ क्या, और उसके साथ साथ प्रोटेस्ट कर रहे कहाँ पे, सॉल्ट फैक्ट्रीज के अगेंस्ट, सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने ये इस इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए सॉल्ट टैक्स को लेके जो बाहर के कपड़े थे ऑलरेडी जैसे पहले हमने पढ़ा था उसको बाइकआउट किया गया, जो लीकर की शॉप्स थी उन्हें जला दी गई। ठीक है, उसके साथ साथ जो पीजेंट्स, जो क्या नाम कहते हैं, पीजेंट्स ने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स पे करने से मना कर दिया। अब ये जो सिविल का मतलब जो लोग हैं अब ये डिसओबे कर रहे हैं किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है ना। नाउ जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करना स्टार्ट किया, जैसे फॉरेस्ट के अंदर जाना अलाउ नहीं था तो अब वो फॉरेस्ट के अंदर जाना स्टार्ट कर दिए। जो आपका लास्ट टॉपिक अभी है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें वही जैसे हमने पढ़ा था, याद करो फर्स्ट चैप्टर के अंदर के विजुअलाइजेशन है ना, कि आप अपने नेशन को किस तरह देखते हो, उस तरह से इंडिया के अंदर भी जो ना आइडिया जो था नेशनलिज्म का उसको अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया। ठीक, उससे पहले मैं आपको इसी बता दूं एक बात है कि हमारा ये वाला कि इस मूवमेंट के बाद जब मूवमेंट बहुत वायलेंट होने लगा तो 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट होती है जिसको हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी जी एग्री कर लेते हैं कि हम इस मूवमेंट को यहीं पे कॉल ऑफ कर देंगे, मतलब मूवमेंट को रोक देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांधी जी लंदन जाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। वो जिस होप के साथ जाते हैं, जिस उम्मीद के साथ जाते हैं कि नहीं अब हम इंडियंस की बात रखी जाएगी, लेकिन वैसा वहाँ पे गांधी जी को कुछ भी नहीं मिलता। उसके साथ साथ जब वो लौट कर आते तो देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर करता है कि कांग्रेस जो है इलीगल है। ठीक है, उसके साथ साथ कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं, जो हमारी मूवमेंट है उनको रोकने के लिए, और जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे कि नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये गांधी इरविन पैक्ट था कि गांधी इरविन पैक्ट है। ये आपके नोट्स में है, नोट्स में आपको ये अपलोड कर दूंगा, आपके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। नाउ हम ये थे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के ऊपर। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या कहता है कि जैसे हम अपने जो नेशनलिज्म का आइडिया है, जो नेशन के लिए जो हमारी मोहब्बत है, उसको हम जब अपने गाने के थ्रू, ठीक है, अपनी पोइट्री के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एक तरह से क्या कहते हैं उसको, हाँ जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, इसका कहने का मतलब कि हम कैसे एक साथ आए, क्योंकि किसी मूवमेंट को लीड करने के लिए एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। तो हम कैसे एक साथ आए, इसको लेके इस टॉपिक के अंदर इसी को कवर किया गया। तो हम क्या करते हैं, हम सब ना आपस में एक जोड़ने के लिए ट्राई करते हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, ताकि हम सब एक हो पाए किसी चीज़ को लेके। तो अब जैसे नेशनलिज्म की बात हो रही थी, कैसे लोगों के अंदर जो है देश के लिए फीलिंग्स जगाई जाए, तो सॉन्ग्स जैसे गाने वगैरह लिखे जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, डांस परफॉर्म किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ क्या कविताएं लिखी जाती हैं, सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं किस इसको, नेशनलिज्म के आइडिया को। और हमारे यहाँ भी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स रहते हैं, और वह तो बहुत सारे, लेकिन कुछ जैसे कि मैंने नाम लिखे हैं, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये जो है भारत माता का पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, पेंटिंग बनाते हैं। उसके साथ साथ जो वुमेन का, जैसे हमने याद करो वहाँ पे एलिगोरी की बात, ठीक है, कहाँ पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, सर फ्रेंच रेवोल्यूशन कह रहा हूँ,
नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर। तो वैसे हमारे इंडिया के अंदर भी जो फीलिंग्स है ना नेशन के लिए, वो हम वुमेन के थ्रू पोर्ट्रे करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है भारत माता, ठीक है। उसके साथ साथ देख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक नई मूवमेंट लेकर आए हैं फॉक को रिवाइव करने के लिए, है ना। तो इस तरह की लीडर, जिस तरह के हमारे पोएट हैं और जो आर्टिस्ट है वो सामने आ रहे हैं। मद्रास के अंदर हमें देखने को मिले नताशा शास्त्री, इन्होंने 4 वॉल्यूम तमिल फोक टेल्स पब्लिश किया, जिसको कहते थे फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन तो नॉर्मली नहीं आते, लेकिन बाद में आए तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इस पे, है ना। तो ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। एक अनंत मठ एक नॉवेल है, और वंदे मातरम आप जानते हो, वंदे मातरम, ठीक है। तो इसको किसने कंपोज किया, और ये आनंद मठ जो आनंद मठ लेवल है, आनंद मठ नॉवेल जो है, इसको किसने कंपोज किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नाउ ये देखियो इंडियन फ्लैग। तो ये सब हमारे विजुअलाइज क्या नाम कहते हैं, आर्ट का ही पार्ट है हमारे नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म स्ट्रगल है उससे रिलेटेड। इसमें एक है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम में ट्राइकलर स्वदेशी फ्लैग कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसमें यहाँ जो लोटस है ना, लोटस रिप्रेजेंट कर रहा है 8 प्रोविंसेस को, जो ब्रिटिश के अंडर में है, अभी ऑब्वियस है। और जो क्रिसेंट है और जो मून है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम्स को। ये पर्पस था कहीं ना कहीं यूनिटी दिखाने की हिंदू एंड मुस्लिम्स के अंदर। सिमिलरली स्वराज फ्लैग के कौन बनाते हैं, गांधी जी 1921 में, जिसमें एक स्पिनिंग व्हील है जो रिप्रेजेंट करता है आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स है जो आप देख सकते हो, जैसे तिलक क्या, जो हमारे तिलक हैं उनके आसपास अलग अलग तरह की सिंबल्स है जो यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। भारत माता, इनके बारे में भी आप पढ़ लेना। उस तरह से जो यहाँ नेहरू जी हैं वो होल्ड कर रखे किसको, भारत माता को और इंडियन मैप को। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, और भी कई तरह की पिक्चर्स, पोएम्स और सॉन्ग्स, डांसेस हैं जिनके थ्रू जो है जो नेशनलिज्म का आइडिया, उनको नेशनलिज्म आइडिया को प्रमोट किया गया और प्रोपोगेट किया गया। तो आज की क्लास में इतना ही है। यहाँ पे आपका जो सेकंड चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है।